गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गद्य संकलन पढ़ेंगे। चैप्टर 9 संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध निबंध है। प्रस्तुत निबंध में आपने संस्कृति की विशेषता, सभ्यता और संस्कृति में अंतर का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है। लेखक के अनुसार संस्कृति के निर्माण में कलात्मक अभिरुचि का महान योगदान होता है। लेखक का मानना है कि संस्कृति को किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह जन्मजात होने के कारण सब में व्याप्त होती है। संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। सभ्यता स्थूल होती है और समय समय पर व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है। प्राय जितने भौतिक साधन हैं इनका संबंध सभ्यता से है, जबकि हमारी रुचि, जीवन यापन का ढंग, व्यवहार, पहनावा आदि का संबंध संस्कृति से होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला, साफ सुथरा दिखने वाला व्यक्ति स्वभाव से पशुवत हो सकता है, और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य हो। मगर समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पोशाक बेढंगी होती है, जिनका रहन सहन बहुत ही सरल होता है, परंतु वे स्वभाव से सदाचारी एवं विनयी होते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी हैं तथा दूसरों के कष्ट निवारण हेतु स्वयं मुसीबत उठाने को भी तैयार रहते हैं। लेखक के अनुसार हमारे प्राचीन ऋषि और मुनि जंगलों में रहते थे, पत्तों पर खाते थे, मिट्टी के बर्तनों में रसोई बनाते थे, लेकिन अपनी मौलिक और विशिष्ट गुणों के कारण सुसंस्कृत कहे जाते थे। यद्यपि उनकी दिनचर्या सभ्यता की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार नहीं है, जो आज छोटापुर नागपुर के आदिवासियों की है। तो आज के तथाकथित सभ्यता के उपकरण न होते हुए भी अपने मानवीय गुणों के कारण उन्हें सुसंस्कृत कहा जा सकता है। वास्तव में पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार जो दिखावा है वह सभ्यता का पर्याय नहीं है। लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में संबंध है। दोनों समय समय पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए घर का निर्माण सभ्यता का परिचारक है, परंतु घर के नक्शे का निर्माण सांस्कृतिक रुचि की भावना को अभिव्यक्त करती है। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति का संबंध निरंतर गतिशील रहता है। लेखक के अनुसार संस्कृति और प्रकृति में भी अंतर है। प्रकृति मनुष्य की जन्मजात विशेषता है। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, द्वेष, काम वासना सभी जन्मजात वृत्तियां हैं। इन सभी वृत्तियों पर अगर रोक ना लगाया जाए तो आदमी और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेखक के अनुसार संस्कृति सभ्यता की तुलना में सूक्ष्म है। सभ्यता के अंदर वह वैसे ही समाई रहती है जैसे फूलों के अंदर उसकी सुगंध या दूध के अंदर छुपा हुआ मक्खन। कोई व्यक्ति एकाएक धन कमाकर धनवान बन सकता है, लेकिन धन के सदुपयोग और उसके खर्च के तौर तरीके उसे तभी मालूम होता है जबकि वह सुसंस्कृत होगा। ऊंचा पद पाकर भी व्यक्ति को विनयशील होना चाहिए, नहीं तो अपने भद्दे आचरण के कारण वह समाज में हंसी का पात्र बन जाएगा। आदिकाल से आज तक की हमारी शासन प्रणाली, पूजा अर्चना, भवन निर्माण, संगीत, पोशाक, आभूषण, तीज त्योहार, शादी, श्राद्ध, दोस्ती, दुश्मनी सब में हमारी संस्कृति का ही प्रभाव पूर्ण या आंशिक रूप में है। संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें विनिमय का गुण है। जब दो विभिन्न संस्कृतियाँ जब आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आज की भारतीय संस्कृति पर मुगल कालीन तथा अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव सहज ही देखा जा सकता है। आज भारतीय साहित्य, कला, रहन सहन, पोशाक, खान पान इनसे पूर्ण प्रभावित है। संसार में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है। इस प्रकार विश्व की कोई भी जाति यह दावा नहीं कर सकती है कि वह अन्य किसी जाति की संस्कृति से प्रभावित नहीं है। संस्कृति अपने विनिमय गुण के कारण हमेशा बदलती रहती है। लेखक का कहना है कि सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और जाति अधिकाधिक महान और शक्तिशाली होते हैं, जिसने विश्व के अधिकांश जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर आत्मसात करके समन्वय को उत्पन्न किया है। इस प्रकार जो जाति जितनी अधिक समन्वय की शक्ति रखती है वह उतनी ही शक्तिशाली पाई जाती है। इस प्रकार अनेकता में एकता संस्कृति की विशेषता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित जो उनका निबंध था संस्कृति क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब इसका उद्देश्य क्या है। संस्कृति हमारे जीवन में व्याप्त है। जिस प्रकार फूलों के अंदर सुगंध छिपा रहता है उसी प्रकार संस्कृति का स्वरूप है। संस्कृति अनुभूति की जा सकती है, इसे परिभाषित करना कठिन है।
सभ्यता बाह्य उपकरण है, जैसे मोटर, हवाई जहाज, पोशाक आदि। इसके ठीक विपरीत संस्कृति एक ऐसी आंतरिक गुण है जो सभ्यता के उपकरणों के निर्माण एवं प्रयोग में सहायक है। अच्छी पोशाक पहनने वाला, व्यवहारपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति स्वभाव से धूर्त हो सकता है और वो कभी कभी पशुवत व्यवहार कर सकता है। इसके विपरीत गली बस्तियों में रहने वाला व्यक्ति विनयी, नम्र एवं समाजसेवी होता है तथा दूसरों का दुख दूर करने के लिए वह खुद मुसीबत उठाने के लिए तैयार रहता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में रहते हैं, वे कुटी में निवास करते हैं तथा मेहनती होते थे, अपना सारा काम स्वयं करते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे और पत्तों पर खाते थे। वे जंगली पशुओं से तथा पेड़ पौधों से घनिष्ठ लगाव रखते थे। सभ्यता एवं संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में आत्मा से शरीर का संबंध है, वैसे ही ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। जैसे घर बनाना सभ्यता है, परंतु घर बनाने की अभिरुचि, उसका नक्शा, उसका खाका तैयार करना संस्कृति है। इस प्रकार दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हुए निरंतर गतिशील रहते हैं। जब भी दो देश वाणिज्य व्यापार अथवा शत्रुता या मित्रता के कारण परस्पर मिलते हैं, तब उनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं। यदि भारत का यूरोप से संपर्क न हुआ होता तो हम आधुनिक जागरण से शीघ्र प्रभावित न होते हुए और देश पर विज्ञान का प्रभाव देर से पड़ता। अपनी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में और विशेष ऐतिहासिक परंपरा के भीतर से ये जो संस्कृति है, मनुष्य के सर्वोत्तम को प्रकाशित करने के लिए इस देश के लोगों ने भी बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। जितने अंश में वो प्रयत्न से पार संसार के अन्य मनुष्य को प्रयत्नों का अविरोधी है, उतने अंश में वह उनका पूरक भी है। तो भिन्न भिन्न देशों और भिन्न भिन्न जातियों के अनुभूत और साक्षात अन्य अवरोधी धर्मों की भांति वह मनुष्य की जय यात्रा में सहायक है। वह मनुष्य के सर्वोत्तम को जितने अंश प्रकाशित और अग्रसर कर सका है, उतने ही अंश में वह सार्थक और महान है। यही भारतीय संस्कृति है। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।